अपने कॉलेज में गया और वो वीडियो बना रहा था माननीय मुख्यमंत्री के नाम से कि मुख्यमंत्री महोदय, मेरे घर में मेरी माँ ने बचत करके 1.5 लाख रुपए रखे हैं और अगले महीने मेरी बहन की शादी होना है। अब इस पैसे से या तो मेरी पढ़ाई होगी या तो मेरी बहन की विदाई। पर आर्थिक दबाव बढ़ने लगा है। वो अपना पुराने जेवरात गिरवी रखने लगे हैं, अपने खेतों को बंधक है। ग्रुप के साथ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भारत में, टाटा तो 100 किलोमीटर दूर में है, तो 6,500 किलोमीटर दावोस जाकर निवेश पे चर्चा करने की आवश्यकता क्या थी। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं चलो न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। गले में खराश है, लेकिन पता है हमारे दर्शक मुझे इस आवाज के साथ भी सुनेंगे। फिलहाल विधानसभा सत्र चल रहा है, 4-5 दिन गुजर गए हैं, लेकिन माहौल अभी भी दोनों पार्टियों की ओर से, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। लेकिन इन दिनों सिर्फ एक विधायक 80 विधायकों पर भारी पड़ रहा है। जो जनता है, सदन की बातें जब बाहर आ रही हैं सोशल मीडिया पर, तो सबके जहन में एक ही सवाल उठता है कि आखिर आम जनता के मुद्दे सिर्फ एक विधायक क्यों उठा रहा है। उस विधायक का नाम डुमरी से है, जयराम महतो। जयराम महतो लगातार स्कॉलरशिप का मुद्दा उठा रहे हैं, रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं, बड़का गांव के विस्थापितों का मुद्दा उन्होंने उठाया, जिसमें उन्होंने योगेंद्र साव को सपोर्ट भी किया कि भाई योगेंद्र साव जैसे पूर्व मंत्री के साथ इस तरीके का व्यवहार कहीं ना कहीं चिंतन का विषय है। दूसरी ओर जो सबसे अहम मुद्दा रहा है, उन्होंने याद किया उस बच्चे को जो कुछ महीने पहले उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला था। शायद वो बच्चा स्कॉलरशिप की बात कर रहा था और कह रहा था कि 1.5 लाख रुपए मेरे हाथ में है, इससे या तो मेरी पढ़ाई हो सकती है या तो मेरी बहन की शादी हो सकती है, लेकिन पहले मैं पढ़ाई करूंगा, उसके बाद मैं ये करूंगा, बहन की शादी करूंगा। और स्कॉलरशिप की मांग को लेकर उसने एक सोशल मीडिया पर वीडियो डाला था। वो वीडियो तमाम पूरे झारखंड के लोगों तक पहुंच गया था और उसी वीडियो का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं हेमंत सोरेन और बाकी लोगों से कि क्या आप लोगों ने उस पर एक बार भी ध्यान दिया कि झारखंड के जो छात्र हैं, जो युवा हैं, आज पैसे के अभाव में वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे। रोजगार तो दूर की बात है, पहले अशिक्षा रहेगा, शिक्षा ही नहीं रहेगी तो वो बच्चे करेंगे क्या, रोजगार कहाँ से मिलेगी। दूसरी ओर उन्होंने आउटसोर्सिंग कंपनियों को भी लताड़ा था कि भले यहाँ पर बयानबाजी के लिए मुख्यमंत्री ने आउटसोर्सिंग की बात कह दी और कह दिया कि जाइए आप बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के ऊपर धावा बोलिए, कब्जा कर लीजिए, ये सिर्फ बयानबाजी है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। यहाँ पर हेमंत सोरेन भली भांति जानते हैं कि अगर इस तरीके का रवैया अख्तियार किया जाएगा तो उन्हीं की पुलिस बर्बरता भी दिखाती है। दूसरी ओर जो सबसे अहम मुद्दा रहा है वो रहा है दावोस का। उन्होंने दावोस की एक एक बात को सामने रखा है, जिसके बाद से जो चेयरपर्सन थे वहां, उन्होंने कहा कि अब आपका समय समाप्त होने वाला है। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ सेकंड दीजिए, मैं उस पर अपना पूरा कंक्लूड कर देता हूं पूरी बातों को। उन्होंने कहा दावोस में जिस इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है कि लेकर आए हैं, तो वो जिंदल हो या टाटा हो, वो हमारे देश के हैं। इसके लिए आपको करोड़ों रुपए लगाकर विदेश में जाने की क्या जरूरत थी। अगर कुछ सीखना ही है तो तमिलनाडु के सीएम से सीखिए, जो गए तो रोल्स रॉय लेकर आए, ब्रिटानिया लेकर आए। इसके अलावा कई और भी ब्रांड के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आए, और वो सारे फॉरेन ब्रांड्स हैं। वो सारी कंपनियां फॉरेन की कंपनियां हैं, इंडियन कंपनियां नहीं हैं जो इंडियन मार्केट में ऑलरेडी स्थापित है। और इसी को लेकर यहाँ पे जयराम महतो ने लगातार सदन के जितने भी लोग हैं उनका ध्यान अपनी ओर खींच रखा है। साफ तौर पर उनका कहना है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, आम जनता की बात सदन में उठनी चाहिए। आम जनता का जो जिन परेशानियों से जूझ रहे हैं वो बात यहाँ उठना चाहिए। मुझे आशा थी कि नए सत्र में, यानी इस बजट सत्र में, जो राज्य के ज्वलंत मुद्दे हैं उन पे बात होगी, लेकिन कुल मिलाकर देखा, पक्ष हो या विपक्ष हो, एक दूसरे पे दोषारोपण की बात करते रह गए। महोदय, आज इस राज्य में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अगर कुछ है तो कई है, लेकिन उनमें छात्रवृत्ति का मुद्दा आज महत्वपूर्ण है। मैंने जाना कि भाई राज्यपाल कौन होते हैं ना, राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच कड़ी होते हैं। तो यदि राज्य और केंद्र के बीच असहमति है तो शायद राज्यपाल महोदय को उस कड़ी को जोड़ना चाहिए था और राज्य सरकार को भी प्रयास करना चाहिए था। महोदय, पता नहीं आपके पास एक छात्र का वीडियो क्लिप आया होगा, वो 1.5 लाख रुपए लेकर अपने कॉलेज में गया और वो वीडियो बना रहा था माननीय मुख्यमंत्री के नाम से कि मुख्यमंत्री महोदय, मेरे घर में मेरी माँ ने बचत करके 1.5 लाख रुपए रखे हैं और अगले महीने मेरी बहन की शादी होना है। अब इस पैसे से या तो मेरी पढ़ाई होगी या तो मेरी बहन की विदाई होगी, लेकिन मैं अपनी बहन की विदाई को कुछ महीनों के लिए टाल रहा हूं और अपनी पढ़ाई में इस पैसे को खर्च करने के लिए जा रहा हूं।
तो राज्य का मुद्दा वो होना चाहिए था। महोदय, अब एक दूसरे पे दोषारोपण करने से नहीं होगा। अगर राज्य के सर्वोच्च पंचायत जो विधानसभा जहां हम लोग बैठे हैं, अगर यहां समस्या का समाधान नहीं होगा तो क्या आसमान में होगा? अगर वहां होता तो इस हिंदुस्तान से ज्यादा देवी देवता, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, भगवान, रब कहीं नहीं पूजे जाते हैं। अगर वहां होना होता तो समस्याओं का समाधान हो जाता। लेकिन राज्य के सर्वोच्च पंचायत पर क्या हो रहा है अध्यक्ष महोदय? इसलिए मैं आपके माध्यम से पुनः कहूंगा, अगर असहमति है तो उस असहमति का समाधान कैसे हो। आज आपको जानकारी होना चाहिए, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद में जो छात्र पढ़ाई कर रहे थे, जो हॉस्टल लॉज में रहते थे, वो गांव वापस आने लगे हैं। उनके माता पिता पर आर्थिक दबाव बढ़ने लगा है। वो अपना पुराने जेवरात गिरवी रखने लगे हैं, अपने खेतों को बंधक बनाने लगे हैं, अपने घर की मवेशियों को बेचने लगे हैं। ये शर्मसार करने वाली स्थिति है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आगे मैं बात करना चाहूंगा। मुझे उम्मीद थी कि राज्यपाल के अभिभाषण में झारखंड आंदोलनकारियों के पेंशन पर चर्चा होगी, क्योंकि आप संथाल परगना से आते हैं, मैं कोयलांचल से आता हूं, और इस दोनों सरजमी ने आंदोलन को एक आधार दिया है। लेकिन आज आंदोलनकारियों की बात कोई करना नहीं चाहता है। आज इस राज्य में मुझे लगता है 1/3 आंदोलनकारी तो स्वर्गवासी हो चुके हैं, और जो बच्चे हैं उनमें से आधे बीमार हैं, किन्हीं को टीबी है, किन्हीं को हैजा है। आज उनके बच्चे उनसे आंख में आंख डालकर कह रहे हैं कि आपने क्यों झारखंड राज्य लिया, किसके लिए झारखंड राज्य लिया? आपने एक तो हमें ठीक से पढ़ाया नहीं, हमारे रोजगार के बारे में सोचा नहीं, आपने किसके लिए राज्य लिया? क्या 81 विधायक बनाने के लिए आपने राज्य लिया? अगर हमारे लिए लिया तो फिर हम कहां हैं? तो मैं सबसे पहले सरकार को यह भी आकृष्ट करना चाहूंगा कि आंदोलनकारी जो जेल गए हैं उनको 15,000 रुपए महीना मिले, और जो जेल ना गए हैं उनको 10,000 मिले। और सबसे पहले अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, आप जान रहे हैं, आप विधायक होने के बाद देखिए कितने चक्कर काटते हैं अस्पतालों के। कई विधायक, कई मंत्री अस्पतालों के चक्कर काट के आए, जबकि हम लोग संपन्न हैं। तो सोचिए उन आंदोलनकारियों की स्थिति क्या होगी जो पूरा 30 साल आंदोलन को समय दे। बिल्कुल आधे लोग बीमारी से ग्रस्त हैं। तो सबसे पहले उनके लिए, जिनके पास प्रमाण पत्र है, जिनको सरकार ने मान्यता दिया है, उस प्रमाण पत्र के आधार पर इस राज्य में कहीं भी उनका निःशुल्क इलाज हो, मैं इस बात के लिए भी सरकार से मांग करता हूं। अध्यक्ष महोदय, अभी राज्यपाल के अभिभाषण में दावोस की यात्रा को सराहा गया। निसंदेह मैं भी मानता हूं, एक युवा हूं, मैं मानता हूं कि इस राज्य में सभी को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं होगा, लेकिन रोजगार का सृजन करना, उनको कैसे रोजगार दिया जाए, उनकी आर्थिक स्थिति कैसे ठीक किया जाए, ये एक बढ़िया पहल है। तो दावोस की यात्रा पर माननीय राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के माध्यम से चर्चा किया, लेकिन मैं उस पर कुछ चर्चा करना चाहता हूं। जैसा कि जानकारी मिली है कि 1,27,00,000, माफ कीजिएगा, 1.27 लाख करोड़ से अधिक का निवेश होना है। अध्यक्ष महोदय, उनमें से 11,000 करोड़ का जो निवेश आपका होगा, जो समझौता हुआ है वो टाटा स्टील के साथ, रश्मि ग्रुप के साथ 25,000 करोड़ का, नवीन जिंदल ग्रुप के साथ 70,000 करोड़ रुपए का। अध्यक्ष महोदय, आपको जानकारी होना चाहिए कि जितने भी ग्रुप के साथ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भारत के हैं। टाटा तो 100 किलोमीटर दूर में है, तो फिर उतने करोड़ रुपए खर्च करके 6,500 किलोमीटर दावोस जाकर निवेश पे चर्चा करने की आवश्यकता क्या थी? अगर, क्योंकि देखा आप इसमें सबसे बड़ा उदाहरण तमिलनाडु से आप ले सकते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी यूरोप की यात्रा पर गए थे, वहां उन्होंने यूके में 8,496 करोड़ के निवेश पर सहमति जताई है। और आप देखेंगे उन्होंने जितनी भी कंपनियों से बात किया है, चाहे हिंदुजा ग्रुप हो, एस्ट्राजेनेका हो, ब्रिटानिया हो, विल्सन हो, रोल्स रॉयस हो, ये सारी विदेशी कंपनियां हैं। तो ऐसे में एक आम जनता को ये समझ में आता है कि उनके मुख्यमंत्री अगर यूरोप गए हैं तो यूरोप की कंपनियों से बात कर रहे हैं। सब संक्षेप करें। अच्छा ठीक है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री अगर टाटा से जाएंगे स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड में बात करने के लिए तो जनता तो सवाल करेगी। अध्यक्ष महोदय, जेपीएससी का मामला शून्यकाल के माध्यम से विधायकों ने उठाया है, क्योंकि इस राज्य की सर्वोच्च परीक्षा है और उसमें एज कटअप को लेकर बहुत सारे विद्यार्थियों में असहमति है, नाराजगी है। मैं चाहूंगा कि अभी जो 2026 में जेपीएससी की परीक्षा होगी, जिसमें अधिकतम आयु गणना की जो तिथि निर्धारित की गई है वो 1 अगस्त 2026 की गई है, इसे निरस्त करते हुए 1 अगस्त 2018 की जाए। और साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, अभी बहुत सारी बहनें पोषण सखी हो, जल सहिया हो, बैंक सखी हो,
धरने पर बैठी हैं, आपकी विधानसभा के ठीक बाहर बैठी हैं, मेरा सरकार से आग्रह होगा कि एक प्रतिनिधिमंडल उनके पास भेजे और उनसे जानने का प्रयास करें, उनकी मांगे क्या है, उनकी समस्याएं क्या है और उनका निराकरण करने का प्रयास किया जाए। अध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ हमें आशा था कि इस बार के महामहिम के अभिभाषण में झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दा 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, इस पर चर्चा होगी। सरना धर्म कोड जो आदिवासी समूह की एक बहुत लंबे समय से चली आ रही मांग है, उस पर चर्चा होगी। कुर्मी समुदाय जिस राज्य की एक आबादी जिसने शहादत की एक लंबी फहरिस्त है, उनके एसटी इंक्लूजन पे चर्चा होगी। इस राज्य का एक सबसे बड़ा समूह ओबीसी वर्ग, उनके आरक्षण में बढ़ोतरी की। आपका समय समाप्त हो गया। सेकंड दे दीजिए, हम कंक्लूड कर देते हैं। उस पर चर्चा होगी, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि महामहिम के अभिभाषण में, जो वास्तव में सरकार का भाषण ही होता है, इन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा नहीं हो पाई। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। तो मैं चाहूंगा इस बजट सत्र में कम से कम इन महत्वपूर्ण विषयों पे सरकार गंभीर हो, चर्चा करे और उनका निराकरण करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद आदरणीय सभापति महोदय। एक महीना चलने वाला और इस एक महीने में जो लोग ये सोच रहे हैं कि इस मुद्दे से बाकी विधायक बच जाए, लेकिन जयराम महतो जो है एक एक करके उन तमाम मुद्दों को सदन में उठाएंगे और बखूबी उस पर पक्ष और विपक्ष दोनों से सवाल करेंगे। लोगों का कहना है कि 80 विधायकों पर अकेले एक विधायक भारी पड़ रहा है। अब तो आलम यह है कि कल इरफान अंसारी तक को उन्होंने जवाब दिया कि भाई हो जाएगा मत कहिए, एक सर्टेन टाइम दीजिए, 1 महीने में होगा, 2 महीने में होगा, 15 दिन में होगा, बताइए तो सही। आप सिर्फ कह देते हैं कि हाँ हो जाएगा और होता कभी कुछ नहीं है। आम जनता आज भी पिस रही है, चाहे सरकारी योजनाओं की बदहाली से हो या फिर उसकी कमी से हो। इसके अलावा उन्होंने और भी कई मंत्रियों को कह सकते हैं आड़े हाथों लिया है। और जयराम का ये हमेशा से देखा जाए एक फितरत रही है कि जहां पर गलत वो देखते हैं वो आवाज उठाते हैं। और अभी सदन में जहां हेमंत सोरेन, 2-3 नेताओं को देखा जा रहा है कि वो मुखर होकर बोल रहे हैं। हमने हेमंत सोरेन का भी अंदाज देखा कल कि जो हेमंत सोरेन शालीनता और एकदम धीरज के साथ कुछ कहते हैं, कल वो एकदम हंसते हुए मुस्कुराते हुए उन्होंने बहुत कुछ कह दिया विपक्ष को। भाई चाहिए क्या आप लोगों को, चाहिए क्या आपको, बताइए। दूसरी ओर हम जयराम को देखते हैं, जैसे वो बाहर है वैसे वो सदन में है। इसके अलावा इरफान अंसारी जो बाहर बहुत बोलते हैं लेकिन सदन में थोड़े गंभीर है, क्योंकि उन्हें पता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था में कहाँ खामियां हैं और कहाँ विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा। तो भैया चुपचाप बैठे रहो, जब पूछा जाएगा हमसे हमारे डिपार्टमेंट के बारे में हम उतना ही बोलेंगे। बाकी और भी लोग हैं, शिल्पी नेहातिर की हैं, सब बैठे हैं, एक एक करके सबके सवाल और सबके जवाब सामने आते रहेंगे। सदन पर आपकी नजर है, हमारी भी नजर है। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।